हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं, अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपने पहले भी बहुत बार वो पढ़े होंगे। ये आपकी रिविजन क्लास रहेगी, ताकि अब तक जितना भी आपने पॉलिटी सेशन में जितना कुछ भी पढ़ा है, ताकि आप उसके रिवाइज कर सके, उसको पता लगा सके कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यानी सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, कुछ चीज़ जो है वो हमें पढ़नी है, कुछ चीज़ को नेगलेक्ट करना है। तो आप देखिएगा क्या क्या क्वेश्चन किस किस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनर आपसे पूछता है, वो सारा मैं आज आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेश्चन की विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से दूंगी, जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिसे हम WC बनर्जी भी कहते हैं, कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। देखो यहाँ बात आई आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC की। कब बनी थी? ये आपके 1885 के अंदर बनी थी। ठीक है, और ये जो बात है, यानी सबसे पहले इसे किसने बनाया था आपको पता है? A.O. होम के द्वारा। सबसे पहले इसे किसने बनाया गया था? A.O. होम के द्वारा इसे बनाया गया था। और फर्स्ट जो इसके अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी कि आपके WC बनर्जी बने थे। तो कौन सा ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें बने थे? आपके 1892 के अंदर, यानी 1892 के अंदर आपका जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, उसमें आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है अध्यक्ष बने थे। अब जैसे ही बात आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आई है, तो जानेगा सबसे पहले जो आपका, यानी एक ही बार महात्मा गांधी जी इसके अध्यक्ष बने थे। कब बने थे? आपके 1921 के अंदर, जो आपका बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक के अंदर हुआ था। उसकी जो अध्यक्षता है महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? आपके 1924 के अंदर की थी। ठीक है, 1924 के अंदर। और 1925 के अंदर अध्यक्षता किसने की थी? वो आपकी सरोजनी नायडू ने, जो कानपुर अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता 1925 में की थी। ठीक है, ये सारी बात इस क्वेश्चन से बनती थी जो मैंने आपको समझाया। सारे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो आपको पता है अनुच्छेद 17 के अंदर आपका, यानी छुआछूत का जो प्रावधान है उसको समाप्त करने का प्रावधान अनुच्छेद 17 के अंदर है। देखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर आपका 32 तक, ये सारे के सारे जो अनुच्छेद आपके 14 से लेकर 32 तक, ये आपके मौलिक अधिकार हैं। क्या है? हमारे मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो पहले आपके मौलिक अधिकार कितने थे? पहले आपके 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से एक मौलिक अधिकार आपका हटा दिया गया है, और अभी आपके पास टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं आपके। तो एक मौलिक अधिकार कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का जो अधिकार था आपका, वो मौलिक अधिकार हटा दिया गया है, और वो जो है आपका एक विधिक जो कानूनी जो अधिकार है वो ये बना दिया गया है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का मतलब है CAG, जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। ठीक है, आपका अनुच्छेद कौन सा है? आपका कैग से रिलेटेड का जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 148 के अंदर बताया गया है कि भारत में एक कैग होगा, और इसका कितना, इनका वर्ष की जो नियुक्ति रहती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है? आपके राष्ट्रपति करते हैं। और नियुक्ति रहेगी 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, या तो वो 6 वर्ष तक उस अपने सेवा करेगा, या फिर जो 65 वर्ष तक का हो जाएगा तब तक सेवा करेगा। ठीक है, अब इससे आगे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यानी आपकी जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। और कितने हमारे चुनाव आयुक्त होता है? कहता है एक मुख्य होता है, 1+2 का रेशो होता है। एक आपका मुख्य चुनाव रहेगा और 2 आपके अन्य चुनाव आयुक्त रहेंगे। अभी हाल ही में आपके मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्र जो हैं आपके, अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इससे पहले कौन थे? आपके सुनील अरोड़ा थे आपके। और अब देखो, जो आपका चुनाव है आपका, तो अब देखिएगा जो मतदान दिवस है वो कब मनाया जाता है? आपका 25 जनवरी को आपका मतदान दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी 1950 को ही आपके चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, और सबसे पहले जो आपके देखिएगा, सबसे पहले जो फीमेल कौन बनी थी चुनाव आयोग की जो अध्यक्ष बनी थी, वो थी आपकी रमा देवी। कौन थी? आपकी रमा देवी, ये बात आपको याद रखनी है। और मेल कौन थे? आपके सुकुमार सेन। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी हाल ही में कौन है? सुशील चंद्रा। अब इससे आगे क्वेश्चन है आपके सामने, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? अब देखो, 2 विधेयक होते हैं आपका, एक तो आपका संशोधन होता है, एक आपका धन विधेयक होता है। इसको जो पूर्व अनुमति, यानी पहले ही इसकी अनुमति राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। ठीक है, लेकिन लास्ट में जो अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्योंकि पहले अनुमति तो राष्ट्रपति ने दे दी, फिर लोकसभा में पेश होगा, तो अंतिम निर्णय कौन देगा? जो लोकसभा का अध्यक्ष देगा। हाल ही में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? आपके ओम बिरला हैं। कौन है? आपके ओम बिरला, कोटा की सीट राजस्थान से, ये आपके ओम बिरला। ठीक है, हाल ही में आपके लोकसभा के अध्यक्ष। अब सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके गणेश वासुदेव चंद्र, जो आपके ना GV मावलंकर जिसे हम कहते हैं। GV मावलंकर जो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। सबसे पहले स्पीकर कौन थे? आपके GV मावलंकर थे आपके। ठीक है, और एक पहली
फीमेल कौन थे आपकी, जो आपकी लोकसभा के अध्यक्ष बनी थी, स्पीकर बनी थी, वो थी आपकी मीरा कुमार। कौन थी आपकी? मीरा कुमार जो थी आपकी स्पीकर बनी थी, फर्स्ट फीमेल स्पीकर बनी थी। और हाल ही में कौन? आपके ओम बिरला हैं। ठीक है, ये सारी बात आप ध्यान रखिएगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? आपको पता है ना कि जो आपका पूर्णतः रूप से जो आपका योगदान है BR अम्बेडकर जी का है। ये आपके महू मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं आपके BR अम्बेडकर जी। ठीक है, इन्होंने आर्टिकल 32 को, ठीक है, जो आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ठीक है, यानी इसे कहने का मतलब अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत क्या कर सकते हैं? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो सकते हैं, उसके खिलाफ आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 है। इसे जो है आपके पूरे संविधान की जो आत्मा जो है BR अम्बेडकर ने इसे कहा है आर्टिकल 32 को। अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए? अब देखो अविश्वास क्या होता है, देखो अभी हाल ही में लगा लो एग्जाम्पल देते हो, अभी PM है हमारे नरेंद्र मोदी जी। अब क्या इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो इसमें क्या होता है, आपके जो लोकसभा के उसके अंदर वोटिंग होती है। उस वोटिंग में ये पता चलता है कि कौन इनके साथ है और कौन इनके विपक्ष है। ठीक है, अगर उसमें उनको बहुमत मिल जाता है तो यानी कि मंत्री अब यही रहेंगे। अगर उनके खिलाफ उनको बहुमत नहीं मिलता, जितना चाहिए उनको उतना नहीं मिल पाता है उतना वोट, तो वो क्या हो जाएगा, उनके खिलाफ अविश्वास, यानी उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के लोगों द्वारा अविश्वास लाया गया है, यानी कि लोग इनके साथ नहीं है, तो वो आपका अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है ताकि इनको हम हटाना चाहते हैं ऐसे। ठीक है, अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर उस मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर PM मोदी जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो क्या जो पूरी मंत्रिपरिषद को ही त्याग पत्र देना पड़ेगा, फिर दोबारा से उसके रीइलेक्ट किया जाता है, यानी इलेक्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा कौन जारी करता है? द्विवार्षिक चुनाव को पता है, राज्यसभा के अंदर आपका राज्यसभा क्या है, आपका स्थायी सदन है। क्या है आपका स्थायी सदन, और कौन सा आर्टिकल है जो आपका राज्यसभा का है? तो सीधा सा सिंपल से याद करना, सबको इस ट्रिक का पता भी होगा, ऐसे याद कर लो, सरला। ठीक है, तो से संसद हो जाएगा और ऐसे राज्यसभा हो जाएगा, इससे हो जाएगा लोकसभा, तो हो जाएगा 79, 80 एंड 81। यानी संसद का जो आपका अनुच्छेद है वो आपका 79 है। आर्टिकल 79 के अंदर संसद के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 80 के अंदर आपका राज्यसभा और 81 के अंदर आपका लोकसभा, तो हो जाएगा आपका जो आर्टिकल 80 है वो राज्यसभा से संबंधित है। और इसके द्विवार्षिक यानी हर 2 साल के अंदर चुनाव किए जाते हैं, वो आपका निर्वाचन आयोग रहेगा। ठीक है, निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिघोषणा जारी की जाती है। आपको पता है टोटल इसके अंदर जो सदस्य होते हैं आपके, उनको ये क्या ये कभी भी भंग नहीं होती, आपकी भंग नहीं होती, यानी कि कभी भी ऐसे नहीं जैसे लोकसभा आपकी हर 5 साल के अंदर बनती है, उसके जो मंत्रिपरिषद बैठे फिर दोबारा इलेक्शन होते हैं फिर 5 साल में, ऐसे नहीं। इसका जो मंत्री यहाँ पे जो मंत्री होते हैं उनका कार्यकाल तो 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा कोई भी कार्यकाल जो होता है उनके मंत्रियों का कार्यकाल होता है 6 साल। ठीक है, और इसके जो सचिव होते हैं आपके राज्यसभा के, जो आपके वो कौन होते हैं, जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वही क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, उपसभापति होते हैं। ठीक है, कौन जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, और उनको जो वेतन वगैरह सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो उनको जो आपके राज्यसभा के सभापति के तौर पर ही दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? बताया ना कि आपका जो राज्यसभा स्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है। ठीक है, अस्थायी का मतलब क्या, नहीं इसे भंग किया जा सकता, लेकिन राज्यसभा को भी भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को कर सकता है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है कि वो लोकसभा को भंग कर सके? तो वो आपका आर्टिकल 85 यानी 85 के तहत जो है वो राष्ट्रपति हमारा लोकसभा को भंग कर सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, संविधान की किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन, जितने भी हैं हमारे मंत्री, उन सबके वेतन के बारे में कौन सी अनुसूची में बताया गया? तो जो दूसरी अनुसूची उसमें बताया गया है किसका कितना वेतन होगा और किस विधि के तहत उनको वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा आपका अनुसूची 2 के अंदर बताया गया। टोटल हमारी अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची हाल ही में वर्तमान में। और मूल संविधान के अंदर कितनी अनुसूची थी? मूल संविधान के अंदर आपकी 8 अनुसूची थी, अभी कितनी जोड़ दी गई है? 4 अनुसूची आपकी जोड़ दी गई हैं। ठीक है, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने के लिए कितने दिन पहले उनको नोटिस देना पड़ता है? तो जानेगा कि 14 दिन पहले जो है, अगर हम राष्ट्रपति पर महाअभियोग यानी इनको हटाना चाहते हैं तो एक प्रोसेस होती है इम्पीचमेंट की प्रोसेस, जिसे हम महाअभियोग कहते हैं, उसी के तहत हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। लेकिन हटाने से पहले हमें उन्हें नोटिस देना होता है, जो कि कितने दिन पहले, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को हमें नोटिस देना पड़ता है कि हम आपके लिए, हम आपके खिलाफ महाअभियोग चलाने वाले हैं। ठीक है, और ये कौन से आर्टिकल के अंदर इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में बताया गया है? आर्टिकल 61 के अंदर आपका, 61 के अंदर आपका, कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाअभियोग लेके आया जाएगा, वो आर्टिकल 61 के अंदर है। और आर्टिकल 60 के अंदर है कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 53 के अंदर बताया गया है कि जो राष्ट्रपति की
जो कार्यपालिका की जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंदर निहित होंगी, वो आपका आर्टिकल 53 के अंदर मेंशन किया गया है। ठीक है, अब इससे आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो अनुच्छेद 54 के अंदर जो है राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। और पता है कौन सी प्रोसेस से आपका इलेक्शन होता है? एकल संक्रमणीय जो पद्धति है उसके द्वारा राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, यानी कि इसमें वोट को काउंट नहीं किया जाता, इसमें सीरीज में लगाया जाता है। ठीक है, ऐसे 1 2 जैसे लगा लोगे 3 जो है उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति के लिए, तो ऐसे 1 2 3 जिनको जितना वोट मिला उसको ऐसे कैटेगरी में लगा दिया जाएगा। इसे एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं। आर्टिकल 54 के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विधान परिषद की कुल संख्या, देखिएगा विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? देखो क्या होता है, आपका विधानसभा है, सब हर राज्य की अपनी एक विधानसभा होगी। विधान परिषद कुछ राज्य की होगी, जिन राज्यों की जो विधानसभा है पूर्ण रूप से काम ना कर पाए, उनके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या करते हैं, उस काम का बंटवारा करने के लिए विधान परिषद बनाते हैं। ठीक है, हाल ही में कितने जो राज्य हैं उनके अंदर विधानसभा है, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो विधानसभा से ही लोग उस विधान परिषद के अंदर जाएंगे। जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा होता है, राज्यसभा स्थायी सदन है लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त हो सकता है, लेकिन उसे भंग नहीं किया जा सकता, जैसे लोकसभा कर सकते हैं। ऐसे ही सेम यहाँ पर आपका जो राज्यों के अंदर क्या होती है, विधानसभा होती है, इसको हम भंग कर सकते हैं लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, इसे पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो विधानसभा से ही आपका जो 1/3 भाग उठकर कहाँ जाएगा, वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि संविधान के किस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 75 के अंदर किसके बारे में बताया गया है कि हमारे यहाँ एक मंत्री परिषद होगी, वो आपका आर्टिकल 75 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि मंत्री, ये याद रखना मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होगा, आपका हमेशा पीएम रहेगा। ठीक है, और जो आपकी वास्तविक रूप से जितनी भी शक्तियां हैं वो आपके प्रधानमंत्री जी पीएम के पास होती हैं, और नाम मात्र की जो शक्तियां हैं आपकी वो आपके राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन याद रखिएगा भारत का जो प्रथम नागरिक है, पहला जो नागरिक है भारत का, वो हमेशा राष्ट्रपति ही रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? उसे काम रोको प्रस्ताव कहते हैं, बीच में किसी काम को बंद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि संविधान की 7वीं अनुसूची, अब देखो 7वीं अनुसूची की बात आई, बताया मैंने आपके कि पूरे संविधान के अंदर अभी वर्तमान में 12 अनुसूची हैं। पहले आपकी 8 अनुसूची थी, उसमें 4 और जोड़ देगी तो 12 होगी। और जो 7वीं अनुसूची है वो आपके एक विषय से संबंधित। अब 3 तरह के आपके विषय होते हैं, कौन कौन से? आपका केंद्रीय सूची होता है, आपका राज्य सूची होता है आपका, और समवर्ती सूची होता है। ठीक है, उन सबको हटा, एक और होती है आपकी अवशिष्ट सूचियाँ भी होती हैं। देखो मुख्यतः रूप से 3 होते हैं, केंद्र, राज्य और समवर्ती। अब इनमें कौन कौन क्या क्या अधिकार बना सकता है? केंद्र जो सूची है उसके अंदर सिर्फ केंद्र सरकार ही अधिकार बना सकती है, निर्णय ले सकती है। राज्य सूची के अंदर राज्य ले सकता है, लेकिन समवर्ती के अंदर जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, उसके अंदर केंद्र और राज्य दोनों का मध्यस्थता से ही उस पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा। तो जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र सूची में कितने विषय हैं? उसमें अभी कितने आपकी 97 जो विषय हैं आपके केंद्र सूची की 7वीं अनुसूची के अंदर हैं। नेक्स्ट आपके सामने है पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनः विरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो कौन है जो पंचवर्षीय योजना? आपको पता है हर 5 साल में आपकी पंचवर्षीय योजना आएगी। ये आपके योजना आयोग के तहत आता था, 1951-52 में इसकी शुरुआत की गई थी। टोटल कितनी आपकी पंचवर्षीय योजना आई? 12। टोटल आपकी 12 पंचवर्षीय योजनाएं। लेकिन उसके बाद आपका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर आपका नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसके जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं वो आपके प्रधानमंत्री, जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो योजना आयोग को रिप्लेसमेंट किया है नीति आयोग ने। ठीक है, लेकिन ये बिल के द्वारा, अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया है, बिल के द्वारा ही पेश किया गया है। इसका कोई भी संविधान के नीति आयोग का कोई भी जिक्र नहीं है। तो याद रखेगा ये कि संवैधानिक संस्था नहीं है। जो नीति आयोग है ये आपका संवैधानिक संस्था नहीं, क्योंकि संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा इस योजना आयोग को रिप्लेस किया आपका नीति आयोग ने। तो योजना आयोग के अंदर हर 5 साल के अंदर एक योजना बनाई जाती थी, उसे हम पंचवर्षीय योजना कहते हैं, जो 5 साल के अंदर आती थी कि 5 साल के अंदर हमें ये टारगेट अचीव करने हैं। तो जो पंचवर्षीय योजना में जो कार्य किए गए हैं उनको कौन पुनर्निरीक्षण करे, क्या क्या काम हुए क्या नहीं हुए, तो वो करेगी कौन सी संस्था है आपकी? वो है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसका अवलोकन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? इसमें क्या सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है, यानी कि गांव के स्तर पर, यानी हर स्तर पर क्या किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और उनको उनके जो अधिकार हैं, कर्तव्य, उन सब के बारे में बताया जाए।
और पंचायत में क्या गाँव का जो विकास है वो किया जाए, किस तरीके से गाँव को शहरों से जोड़ा जाए, जितनी भी सुविधाएं हैं वो गाँव के अंदर लाई जाए। तो जो पंचायती राज प्रणाली है आपकी सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है, क्या कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण करती है। ठीक है, अब देखो जो पंचायती राज संबंधित है, अब देखो इसका आर्टिकल कौन सा है पंचायती राज से आपका संविधान के अंदर, वो आपका आर्टिकल 40 है। क्या है आपके आर्टिकल 40 में बताया गया है पंचायती राज के बारे में। अब इससे आगे देखो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसे पंचायती राज आपका सूची के अंदर जोड़ा गया था, वो आपका 73वां संविधान संशोधन है, जिससे आपकी जो 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज के बारे में बताया गया है। अब इसके अंदर 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय हैं पंचायती राज के, 29 विषय, कितने 29 जो विषय हैं 11वीं अनुसूची के अंदर हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको क्या किया था, जोड़ा गया था। आर्टिकल 40 है जो आपके पंचायती राज के बारे में आपको बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया, स्पीकर, अध्यक्ष और स्पीकर एक ही बात है, वो थे आपके जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और उसके लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे, वो थे आपके एम अनंत शयन आयंगर, या सिंपल आयंगर भी याद करोगे तो भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत थी, लेकिन बाद में इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में लागू किया गया। देखो शिक्षा जो आपका एजुकेशन है पहले आपके स्टेट लिस्ट के अंदर था, यानी इसे सिर्फ राज्य क्या अधिकार मतलब कानून बना सकता है, लेकिन बाद में कहा कि इस पे केंद्र का भी अधिकार होना चाहिए था, केंद्र भी क्या इस पे कानून बना सके, तो समवर्ती सूची के अंदर लाया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को लेके जाएंगे तो हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट है आपका 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, यानी कि आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत आपका शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर आपका समवर्ती सूची के अंदर लाया गया। ठीक है, और देखो जो आपका एक और आपका इसमें अमेंडमेंट किया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर, जो शिक्षा है इसको क्या आपका आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया था। शिक्षा भी क्या है हमारा एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, अब इससे आगे देखिएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। तो मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है आपके आर्टिकल 51A के अंदर। कौन से आपके आर्टिकल 51A के अंदर आपके मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में जो आपके संविधान है उसके अंदर एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन बाद में इसकी कमी महसूस हुई तो संविधान संशोधन किया गया है। जैसे आर्टिकल 51A 51A के अंदर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। स्टार्टिंग में आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन बाद में आपका 86वां संविधान संशोधन करके एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो हाल ही में वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य आपके, टोटल 11 जो हैं हाल ही में वर्तमान में आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है कि आपके जो आपके 6 साल से लेकर 14 साल तक की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनको क्या दिया जाएगा, उनको शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, ये उसके अंदर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि संविधान के किस संशोधन द्वारा जो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया। स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था जो आपके मौलिक अधिकार है वो 7 आपके मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में आपका एक जो मौलिक अधिकार है उसको हटाकर ये आपका लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, ये आपका बनाया गया था संपत्ति का अधिकार। तो देखिएगा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। स्वतंत्र भारत में यानी कि 1947 के बाद की बात है, वो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे आपके, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राज्यसभा के सभापति थे। इससे आगे देखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीवी मावलंकर। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लोकसभा सदस्यों को शपथ है वो कौन ग्रहण करवाता है, यानी कौन उनको शपथ दिलाता है। तो वो आपके जो राष्ट्रपति या फिर उसके द्वारा जो अधिकृत व्यक्ति है वो क्या करेंगे, लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको क्या करेंगे, आपकी शपथ दिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की जो आकस्मिक निधि में से कौन धन निकाल सकता है। यानी कि दो आपकी जैसे संचित निधि होती है, आपकी आकस्मिक निधि होती है, इनमें से धन कौन निकाल सकता है। वो जो आपका राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, इनमें से धन निकाल सकता है। इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था। तो जो शारदा एक्ट है आपका, ये बाल विवाह को रोकने के लिए, आपको पता है ना कि पहले बहुत ज़्यादा बाल विवाह होने लगे थे। बाल विवाह का मतलब है कि 18 साल से पहले किसी भी जो लड़की का विवाह कर देना वो बाल विवाह कहलाता था। लेकिन अभी इस पर बात चल रही है कि हो सकता है आने वाले टाइम में जो 18 से जो इसकी एज है वो 21 भी कर दी जाए। तो यानी कि 18 साल से पहले किसी भी लड़की की अगर शादी कर दी जाए उसे बाल विवाह की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो इन सब से यानी बाल विवाह को खत्म करने के लिए कौन सा एक्ट आया था, आपका शारदा एक्ट आया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखना।
इसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने संविधान सभा। अब देखो इसके बारे में कुछ आपको पॉइंट बताती हूँ। देखो संविधान जो सभा है इसकी प्रथम बैठक कब हुई, आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखना 9 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। अब बात आई संविधान सभा की, तो इसके अंदर आपकी मुख्य रूप से नॉर्मल तो आपकी 3 बैठक हुई जो आपको याद रखनी है बिल्कुल टिप्स पे। पहली बैठक हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी जो बैठक हुई थी वो थी आपके 13 दिसंबर 1946 को। देखो जो 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी उसमें जो आपका प्रथम जो आपके अस्थायी जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे आपके संविधान सभा के, वो कौन थे, आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, वो क्या थे, आपके अस्थायी सदस्य थे। और उसके बाद जो अध्यक्ष थे आपके, और सॉरी उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई इसमें आपका स्थायी रूप से अध्यक्ष बना दिया गया। कौन बनाए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके स्थायी रूप से इसके अध्यक्ष बनाए थे 11 दिसंबर 1946 को। और जो तीसरी बैठक हुई आपकी 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। तीनों चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, अब इसे आगे देखिएगा, भारत के जो पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे आपके, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो आपके पहले उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। आपको पता नहीं कि भारत क्या है, संघ, एक संघ। आर्टिकल 1 के अंदर कहा गया है कि भारत और संघ के बारे में बताया गया है, तो उसका जो प्रशासन है वो किसके द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि जो भारत का प्रथम नागरिक है वो आपका राष्ट्रपति ही होता है, इसीलिए उसका जो संघ का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। अब देखो जब प्रस्तावना की बात आई है तो याद रखेगा सबसे पहले जब आपका मूल संविधान था उसमें जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात कही गई थी। लेकिन फिर आपका कौन सा आपका 1973 के अंदर जो आपका 1973 के अंदर ये बात कही कि प्रस्तावना के अंदर आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन जो उसका मूल ढांचा है उसको आप नहीं बदल सकते। तो इसके अंदर अब तक एक ही संविधान संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। वो थे आपके सोशलिस्ट है, आपका सेकुलर है, इंटीग्रिटी है, जिसका मतलब आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। यही 3 शब्द जो है प्रस्तावना के अंदर जोड़े गए थे। मूल प्रस्तावना के अंदर ये आपके जो शब्द हैं ये नहीं थे। कौन सा संविधान संशोधन किया गया, वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखनी है ये बात। यानी कि पहले क्या है, ये आपका इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते थे, लेकिन इसके 42 संविधान संशोधन के द्वारा इसमें एक ही बार अब तक प्रस्तावना के अंदर अमेंडमेंट किया गया है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने टोटली अब तक 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी डिटेल्ड में मैंने आपको समझाया है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे, इसको आप अच्छे से पढ़ेगा। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछेगा। ऐसे ही इसी तरीके से मैं आपके सामने पॉलिटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके सामने लेके आते रहूँगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स साथ जरूर शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।